मतलब ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि मध्य पूर्व में गुब्बारों में भरी जाने वाली एक साधारण सी गैस की कमी हो जाए और उसकी वजह से सीधे बेंगलुरु में बैठा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नौकरी खो दे। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। है ना? या फिर इस विरोधाभास को ही देख लीजिए। एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो पलक झपकते ही इंटरनेट पर करोड़ों लोगों का डेटा प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल, तकनीक एकदम चरम पे है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक मंदिर में महज 10,000 लोगों की भीड़ हमसे नहीं संभलती और एक बेहद दुखद हादसा हो जाता है। यही तो विडंबना है। तो 4 अप्रैल 2026 के जो भी समाचार, शोध रिपोर्ट और संपादकीय लेख आज हमारे सामने हैं, वो कुछ ऐसी ही अजीब सी कड़ियों को जोड़ते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तकनीकी बदलाव और हमारी जो रोजमर्रा की घरेलू नीतियां हैं, वो कैसे एक दूसरे से पूरी तरह गुथी हुई हैं। देखिए, ये जुड़ाव ही सबसे अहम पहलू है। हम्म, जब हम इन सभी अलग अलग दिखने वाले स्रोतों का, चाहे वो युद्ध की खबरें हों, नई नीतियां हों या फिर पानी की समस्या हो, इनका एक साथ विश्लेषण करते हैं ना, तो असल में मानव सभ्यता के प्रबंधन की एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक बड़ी तस्वीर। जी, वैश्विक स्तर पर शक्तियों का टकराव कैसे संभलता है, ये सीधे तौर पर हमारे घरेलू उद्योगों की दिशा तय करता है। तकनीक का विकास भविष्य के रोजगार का स्वरूप तय करता है और जो बुनियादी संसाधन हैं, उनका प्रबंधन ये साबित करता है कि कोई समाज अपनी सबसे कमजोर कड़ी को कैसे संभाल रहा है। तो इसी उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने की शुरुआत उस वैश्विक संकट से करते हैं जिसकी आंच हर जगह महसूस की जा रही है, ईरान युद्ध। हाँ, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और अश्विनी कुमार जी का लेख देखने पर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये संकट अब कुछ हफ्तों का मामूली टकराव नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें तो ये असल में उस जेंगा गेम की तरह हो गई है जहां मध्य पूर्व से एक छोटा सा लकड़ी का गुटका खिसकता है और भारत के बाजार की पूरी इमारत डगमगाने लगती है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। मतलब स्रोतों के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने महज 10 दिनों के भीतर 2 बैठकें कर ली हैं। 7 विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। ये सीधे तौर पर खतरे की घंटी है। जाहिर है ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। आमतौर पर हम लोग क्या सोचते हैं, युद्ध का मतलब सिर्फ पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ना। बिल्कुल आम आदमी यही सोचता है। लेकिन यहाँ तंत्र बहुत ज्यादा जटिल है। वही तो। और यही बात मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। युद्ध वहां हो रहा है लेकिन भारत के आईटी और सेमीकंडक्टर उद्योग पर छटनी की तलवार लटक रही है। शुरुआत में समझना बड़ा मुश्किल लगता है कि इनका आपस में क्या संबंध है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इसका मुख्य कारण हीलियम और सल्फर जैसी गैसों की भारी कमी है। अब सवाल यह है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को हीलियम की कमी से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, माइक्रोचिप्स बनाने की जो बेहद संवेदनशील प्रक्रिया होती है ना, उसमें हीलियम गैस का उपयोग तापमान को नियंत्रित करने और कूलिंग के लिए किया जाता है। अच्छा, कूलिंग के लिए। हाँ, और सल्फर आधारित रसायनों का इस्तेमाल चिप्स पर बारीक सर्किट उकेरने के लिए होता है, जिसे हम एचिंग कहते हैं। अब अगर मध्य पूर्व में युद्ध के कारण इन गैसों की सप्लाई रुक जाती है, तो चिप्स बनाने वाले कारखाने बंद होने लगते हैं। तो मतलब चिप्स का प्रोडक्शन ठप। बिल्कुल। जब नए चिप्स नहीं बनेंगे तो सर्वर, कंप्यूटर और हार्डवेयर बाजार में नहीं आएंगे, और जब आईटी कंपनियों को अपना बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए हार्डवेयर ही नहीं मिलेगा, तो जाहिर है वो नए प्रोजेक्ट्स रोक देंगी। ओहो। और इसी ठहराव के कारण आईटी सेक्टर में नई भर्तियां रुक जाती हैं और छंटनी शुरू हो जाती हैं। बाप रे, ये तो एक बेहद डरावना डोमिनो इफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ आईटी ही नहीं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, फल सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। विश्लेषकों का तो ये भी अनुमान है कि अगर ये युद्ध कुछ हफ्ते और खिंच गया तो वैश्विक जीडीपी का 3.4% नुकसान हो सकता है, जो कि लगभग $3.5 ट्रिलियन का नुकसान है। बहुत बड़ी रकम है ये। हताश करने वाला है ये। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी आर्थिक तबाही के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की जो नाकामी है, वो साफ उभर कर सामने आई है। कैसे? अश्विनी कुमार के लेख में जो कानूनी विश्लेषण है, उसके अनुसार अमेरिका और इजरायल द्वारा सत्ता परिवर्तन और परमाणु आकांक्षाओं को रोकने के नाम पर जो सैन्य कार्रवाई की गई, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई। और ना ही अमेरिकी कांग्रेस से।
बिल्कुल। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी थी वो अब बड़ी शक्तियों को अपनी मनमानी करने से रोक ही नहीं पा रही है। और इसी संदर्भ में लेख के भीतर 1975 के पश्चिमी सहारा मामले का एक बहुत ही प्रासंगिक जिक्र है। सही कहा। लेख में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश हार्डी डिलार्ड की एक ऐतिहासिक टिप्पणी का हवाला है। उन्होंने कहा था कि जनता ही क्षेत्र की नियति तय करती है, न कि क्षेत्र जनता की नियति। मतलब कोई बाहरी ताकत ये फैसला नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के उस मूल सिद्धांत को स्थापित करता है कि किसी भी देश की संप्रभुता का फैसला बाहर से कोई विदेशी ताकत नहीं थोप सकती। ये स्रोतों में दिया गया एक निष्पक्ष कानूनी दृष्टिकोण है, जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब वैश्विक महाशक्तियां अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख देती हैं, तो उसका आर्थिक दंड पूरी दुनिया के आम नागरिकों को चुकाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र जैसी पुरानी संस्थाएं इस तरह पंगु साबित हो रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि दुनिया कोई नया रास्ता तलाशेगी। हाँ, बदलाव तो जरूरी है। और यहीं से आर जगन्नाथन का लेख चर्चा में आता है। ये लेख R7 यानी रिफॉर्म 7 का एक नया वैचारिक मॉडल पेश करता है। रिफॉर्म 7। जी, ये 7 मध्यम शक्तियों का एक समूह बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा शामिल हैं। काफी दिलचस्प गठबंधन है ये। है ना? लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम व्यावहारिक होकर सोचें, सिर्फ आबादी ज्यादा होने का मतलब ये तो नहीं कि आपके पास सैन्य या आर्थिक ताकत भी है। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या आज के समय में अमेरिका या चीन जैसी महाशक्तियों को बाहर रखकर कोई भी नया वैश्विक मंच वास्तव में अपनी बात मनवा सकता है? क्या ये महज एक कागजी शेर नहीं साबित होगा? सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रणनीति कुछ और ही समझ आती है। अच्छा। हाँ, ये समूह सिर्फ सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि जनसांख्यिकी और महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों के आधार पर ताकतवर बनेगा। R7 दुनिया की 2.2 अरब आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, जो कि दुनिया की 1/4 से अधिक जनसंख्या है। बिल्कुल। अब सोचिए, जब इतने बड़े बाजार और ब्राजील या इंडोनेशिया जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश एक साथ खड़े होंगे, तो उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के लिए नामुमकिन होगा। पॉइंट है। इनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना नहीं है, इनका लक्ष्य है IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं का असल मायनों में लोकतंत्रीकरण करना। यानी इन देशों का लक्ष्य उस पुरानी व्यवस्था को बदलना है जहां फैसले सिर्फ कुछ चुनिंदा देश लेते हैं। बिल्कुल। लेख में स्पष्ट रूप से वीटो पावर को खत्म करने और सुरक्षा परिषद का विस्तार करने की बात कही गई है। ये पूरा प्रस्ताव G4 के मॉडल पर आधारित है। G4 यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का समूह है ना? हाँ, वही समूह जो लंबे समय से सुरक्षा परिषद में 11 स्थायी सदस्यों की वकालत कर रहा है। R7 उसी का एक बड़ा और अधिक मुखर रूप है। इस लेख में एक और बात बहुत जोर देकर कही गई है जो ध्यान खींचती है। वो ये कि पश्चिमी नैतिक मानदंडों को, जैसे कि लोकतंत्र या धार्मिक स्वतंत्रता की कोई एक विशिष्ट पश्चिमी परिभाषा हो गई, उसे पूरी दुनिया पर एक अंतिम नियम की तरह नहीं थोपा जा सकता। बिल्कुल। हर देश का अपना ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक ताना-बाना होता है। और इस नए विमर्श में भारत एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभर सकता है। अब देखिए, भू राजनीति में जो ये भारी उथल-पुथल चल रही है, कुछ वैसी ही क्रांति हमारे दफ्तरों के अंदर भी हो रही है। हाँ, कार्यस्थल भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि ये सीधा इंसान और मशीन के भविष्य से जुड़ी है। आप AI की बात कर रहे हैं ना? एंथ्रोपोलिक की रिपोर्ट और बिजनेस स्टैंडर्ड का विश्लेषण इसी क्रांति का डेटा सामने रखता है। जी बिल्कुल, आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। क्लाउड सेवाओं के उपयोग के मामले में भारत 116 देशों में 98वें स्थान पर है, जो कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब बात कोडिंग, डीबगिंग और वेब विकास में AI के रोजमर्रा के इस्तेमाल की आती है, तो भारतीय उपयोगकर्ता दुनिया में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इसके पीछे का विज्ञान और तंत्र समझना जरूरी है। IT सेवाएं और बैक ऑफिस के काम AI ऑटोमेशन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये काम मुख्य रूप से डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकग्निशन पर आधारित होते हैं, और AI यही काम इंसानों से कई गुना तेज और बिना थके कर सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी कंपनी को एक ऐसा तेज तरार इंटर्न मिल गया हो जो 24 घंटे काम करता है और कभी छुट्टी नहीं मांगता। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। लेकिन स्रोतों के अनुसार इसका सबसे बड़ा नुकसान एंट्री लेवल यानी शुरुआती नौकरियों को हो रहा है। हाँ, जो अनुभवी कर्मचारी हैं वो तो AI का इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ये एक टूल है। लेकिन जो नए लोग उद्योग में आ रहे हैं उनके लिए काम ही नहीं बच रहा।
यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक संकट खड़ा होता है। अगर नए और जूनियर कर्मचारियों को आज काम करने और गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो 10 साल बाद हमारे पास अनुभवी सीनियर एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? अनुभव का वो चक्र तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। बिल्कुल। और यही कौशल अंतर यानी स्किल गैप की सबसे बड़ी चुनौती है। जो पहले से सिस्टम में है वे एआई के साथ करके सीखने की प्रक्रिया का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। इसी संकट को भांपते हुए शिक्षा के स्तर पर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सीबीएसई द्वारा स्कूली स्तर पर ही एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू करना एक बहुत रणनीतिक कदम है। अच्छा, ताकि बच्चे शुरुआत से ही तैयार रहें। हाँ, लक्ष्य यह है कि अगली पीढ़ी सिर्फ तकनीक का उपयोग करना न सीखे, बल्कि मशीन की तरह तार्किक रूप से सोचना सीखे, ताकि वे एआई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उसे निर्देशित कर सकें। ये तो हुई तकनीक और भविष्य की बात। लेकिन आम इंसान की जिंदगी हमेशा इतनी भविष्यवादी नहीं होती है ना। हाँ, जमीनी हकीकतें अलग होती हैं। कई बार जिंदगी बहुत ही साधारण सी प्रशासनिक जटिलताओं में फंसी रहती है। दैनिक जागरण के संपादकीय में जिस जन विश्वास संशोधन विधेयक की चर्चा है, वो इसी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने की बात करता है। बिल्कुल। ये विधेयक 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन करता है। और इस विधेयक का सबसे बड़ा कदम डीक्रिमिनलाइजेशन है, यानी छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। 700 से अधिक ऐसे छोटे अपराधों को सिर्फ जुर्माने तक सीमित कर दिया गया है, जिनके लिए पहले सीधे जेल की सजा हो सकती थी। अगर ऐसे आम जिंदगी के नजरिए से समझा जाए तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? मान लीजिए किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त वैध समय मिलेगा। या फिर हाईवे पर कोई अनजाने में जाम लगा दे, या दवा और कॉस्मेटिक्स के व्यापार से जुड़े नियमों का कोई छोटा मोटा उल्लंघन हो जाए, तो अब व्यक्ति को अपराधियों की तरह जेल जाने का डर नहीं सताएगा। हाँ, वो सिर्फ जुर्माना भरकर अपना काम जारी रख सकेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसी पारदर्शी और कमजोर को न सताने वाली व्यवस्था की ओर एक कदम लगता है। देखिए, प्रशासनिक रूप से ये अदालतों का बोझ जरूर कम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर संपादकीय ने भी चिंता जाहिर की है। क्या सवाल? जब सजा का डर हटाकर उसे सिर्फ आर्थिक जुर्माने में बदल दिया जाता है, तो समाज के एक वर्ग में क्या संदेश जाता है? क्या इससे ये धारणा नहीं पनपेगी कि जिसके पास पैसा है वो आसानी से नियमों को तोड़कर अपना रास्ता खरीद सकता है? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कानून सिर्फ किताब में लिखे शब्द नहीं होते ना, वो समाज का नैतिक व्यवहार भी तय करते हैं। अगर जुर्माने की इस व्यवस्था ने लोगों को नियमों को हल्के में लेने की छूट दे दी, तो विधेयक का वो जो मूल उद्देश्य है कि सरकार और नागरिक के बीच जन विश्वास कायम हो, वही चकनाचूर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बारीक तर्क है। मतलब सुविधा का मतलब अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलिए, अब नियमों और दफ्तरों से निकलकर इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतों की ओर रुख करते हैं। पानी और सुरक्षा। ये सबसे जरूरी विषय है। द हिंदू का संपादकीय और समाजशास्त्री रीतू सारस्वत का लेख एक ऐसा आईना दिखाते हैं जो हमारी सारी तकनीकी और कानूनी तरक्की पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। ऋतु सारस्वत का लेख जल प्रबंधन को सिर्फ एक भौगोलिक या ढांचागत समस्या के रूप में नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? वो इसे सीधे तौर पर लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी के क्रूर तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, लेख में फिजी की एक छोटी बच्ची लसानी का जो उदाहरण दिया गया है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। उसका पूरा जीवन बस इस इंतजार और जद्दोजहद में बीत जाता है कि बारिश का पानी कैसे इकट्ठा किया जाए। और विडंबना देखें, ये दुनिया की सच्चाई है। आज भी 1.8 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। बाप रे। और इसका सबसे भयानक परिणाम किस पर पड़ता है? आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर महिलाएं और लड़कियां रोजाना 25 करोड़ घंटे सिर्फ पानी लाने की मशक्कत में जला देती हैं। 25 करोड़ घंटे? हाँ, अगर इस तंत्र को समझा जाए तो ये सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है। 15 वर्ष से कम उम्र की 7% लड़कियां पानी ढोने का काम करती हैं, जबकि उसी उम्र के लड़कों का आंकड़ा महज 4% है। मतलब असमानता बचपन से ही शुरू हो जाती है।
बिल्कुल। जब एक बच्ची का पूरा दिन एक बाल्टी पानी के इंतजाम में निकल जाएगा, तो ये स्पष्ट है कि उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसके भविष्य की सारी संभावनाएं उसी बाल्टी में डूब जाएंगी। पानी की कमी असल में पितृसत्ता और असमानता को जिंदा रखने का एक औजार बन जाती है। इस गहरी निराशा के बीच भारत के जल जीवन मिशन के आंकड़े एक बड़ी राहत लेकर आते हैं। हाँ, ये आंकड़े काफी सकारात्मक हैं। मार्च 2026 तक के जो ताज़ा आंकड़े हैं, उनके मुताबिक ग्रामीण इलाकों के 15.82 करोड़ परिवारों यानी लगभग 81% ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। SBR की जो ताज़ा रिपोर्ट है, वो इसका असली सामाजिक प्रभाव बताती है। इस एक नीति के कारण लगभग 9 करोड़ महिलाओं को रोज मीलों दूर से पानी ढोने से मुक्ति मिल गई है। वाकई ये सिर्फ पानी नहीं है, ये उन महिलाओं को उनके जीवन के रोजाना 2-3 घंटे वापस लौटाना है, जिसका इस्तेमाल वे अपने अपने परिवार के विकास के लिए कर सकती हैं। ये जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों की असली रक्षा है। लेकिन मानव जीवन की रक्षा सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। भीड़ का प्रबंधन एक ऐसी जगह है जहां हमारी व्यवस्थाएं लगातार चरमरा रही हैं। सही कह रही हैं। द हिंदू के संपादकीय में बिहार के नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में हुई दुखद घटना का विश्लेषण किया गया है। वहां भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से मानव निर्मित और भ्रष्टाचार से उपजी त्रासदी थी। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उस दिन वहां 10,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, लेकिन भीड़ के दबाव से ज्यादा निकास द्वार पर होने वाली पैसों की उगाही जिम्मेदार थी। VIP दर्शन के नाम पर पैसे लेकर लोगों को गलत और संकरे रास्तों से निकाला जा रहा था, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। हाँ, और पैनिक फैल गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धार्मिक स्थलों पर होता है। लेख में जून 2025 में बेंगलुरु में हुई RCB की जीत के जश्न का भी जिक्र है, जहां भारी कुंभ प्रबंधन के कारण लोगों की जान पर बनाई थी। यहीं पर हमें भीड़ के विज्ञान यानी क्राउड साइंस को समझना होगा। अच्छा। हाँ, जो कि एक बहुत ही सटीक गणितीय और मनोवैज्ञानिक विषय है। विज्ञान ये कहता है कि जब 1 वर्ग मीटर के दायरे में 5 से ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो भीड़ एक तरल पदार्थ यानी फ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगती है। फ्लूइड की तरह? हाँ, वहाँ इंसान का अपने शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और भीड़ की लहर उसे धकेलने लगती है। ऐसी स्थिति में तुरंत वैज्ञानिक हस्तक्षेप की जरूरत होती है। तो हस्तक्षेप किस तरह का होना चाहिए? इसके 2 मुख्य तरीके स्रोतों में बताए गए हैं। पहला, लाउड स्पीकर के जरिए लगातार स्पष्ट और शांत आवाज में दिशा निर्देश देना, ताकि लोगों को पता रहे कि आगे क्या हो रहा है। ये तो समझ आता है। और दूसरा, भीड़ वाले संकरे रास्तों पर बड़े-बड़े शीशे लगाना यानी मिरर्स लगाना। 1 सेकंड रुकिए। शीशे मतलब मिरर? कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और आप कह रही हैं कि वहां शीशे लगा दो। ये विज्ञान कम और जादू ज्यादा लग रहा है, इसका क्या तर्क है? ये जादू नहीं, विशुद्ध मनोविज्ञान है। अच्छा। देखिए, जब हजारों की भीड़ में कोई इंसान पैनिक में होता है ना, तो वो मॉब मेंटालिटी का हिस्सा बन जाता है, जहां उसे अपने कार्यों का होश नहीं रहता। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ती है और वो अपना खुद का अक्स देखता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी व्यक्तिगत पहचान वापस लौट आती है। अरे वाह! बिल्कुल, उसे तुरंत ये एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, और ये छोटा सा एहसास धक्के मुक्की और पैनिक को चमत्कारिक रूप से कम कर देता है। विकसित देशों में भीड़ प्रबंधन में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी आयोजकों को इस तरह के वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया जाना अब अनिवार्य हो जाना चाहिए। ये वाकई में दिमाग की बत्ती जला देने वाला तथ्य है। भीड़ के बीच खुद को देखकर इंसानियत का वापस लौटाना क्या गजब का मनोविज्ञान है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया R7 जैसे नए और विशाल गठबंधनों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण का खाका खींच रही है। हाँ। दूसरी तरफ काम करने के मेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानव जाति की उत्पादकता की परिभाषा बदल रहा है। यह दुनिया का बहुत ही आधुनिक और वृहद स्वरूप है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरी दुनिया भी चल रही है, जहां जन विश्वास विधेयक के जरिए हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम इंसान को छोटी छोटी गलतियों के लिए प्रशासन का खौफ न सहना पड़े। और जहां जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं महिलाओं को रोजाना पानी ढूंढने की अमानवीय प्रथा से आजाद कर रही हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सभ्यता सिर्फ अपनी तकनीकी उपलब्धियों से महान नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि वो अपने जमीनी और रोजमर्रा के संकटों का समाधान कितनी संवेदनशीलता से करती है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार है जो दिमाग से जा नहीं रहा। क्या? हम चाहे कितनी भी शानदार वैश्विक नीतियां बना लें या अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली उन्नत एआई तकनीकें विकसित कर लें, हमारी असली परीक्षा उन ऊंची इमारतों में नहीं होती। हमारी असली परीक्षा इस बात में है कि क्या हम बुनियादी मानव मनोविज्ञान जैसे भीड़ में मचने वाला पैनिक और समाज के सबसे निचले तबके की जरूरतों जैसे एक बाल्टी साफ पानी को गहराई से समझ पाए हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या उच्च तकनीक और महाशक्तियों के नए गठबंधन वाले भविष्य की ओर दौड़ते हुए हम कहीं इंसान की सबसे बुनियादी जमीनी हकीकतों को बहुत पीछे तो नहीं छोड़ रहे? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।